नमस्कार दोस्तों, मैं बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र 91.2 हेलो दून में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 14 फरवरी और मेरे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अजीत गैरोला। तो मैं चाहूँगा कि यह हमारे स्टूडियो में आए हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करूँगा। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो अब मैं इनसे चाहूँगा कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दें ताकि आप लोगों को पता चले ये डॉक्टर कहाँ काम करते हैं और इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, और जो डायग्नोसिस होती हैं उसके बारे में ये आपको बताएं, जो एपिलेप्सी ट्रीटमेंट होता है उसका डायग्नोसिस। तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रो लेना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अजीत गैरोला है और मैं पिछले 40 साल से चिकित्सा व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर स्तर पर, चाहे वो पहाड़ में हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में हो, चाहे वो तराई के क्षेत्र में हो, काम कर चुका हूँ। और 17 वर्ष तक मैंने लगातार उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में काम किया है एक फिजिशियन के तौर पर। और इसके अतिरिक्त मैं राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हूँ, जिनमें कि एपिलेप्सी भी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और इनके साथ मैं इस समय CMI चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो मेरा मुख्य काम एक फिजिशियन के तौर पे है। मैं मरीज देखता हूँ रोज, और हर तरह के मरीज मेरे पास अपने उपचार के लिए आते हैं। शुक्रिया सर आपका। तो आपने जैसे एपिलेप्सी बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एपिलेप्सी टर्म है ये हालांकि ब्रेन कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप डॉक्टर रहे हैं तो आप एपिलेप्सी को कैसे ऑब्जर्व करते हैं और क्या है ये एपिलेप्सी? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिमाग की संरचना के बारे में बताना चाहूँगा। जी सर। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसे कि हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ जी। एक तो वो मुख्यतः जो केंद्रीय है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ब्रेन और मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, और दूसरा पेरिफेरल सिस्टम, जिसमें कि हमारी पेरिफेरल नर्व्स आती हैं। तो जहाँ तक आप एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन से संबंधित है। यानी कि ब्रेन जो कि हमारे पूरे शरीर का एक रेगुलेटरी सिस्टम है। आज जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जो आपसे हम सोच रहे हैं, सब कुछ वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस हैं। और ब्रेन में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें कई तरह के हिस्से बटे हुए हैं जो कि विभिन्न कार्यों को अंजाम देते हैं। साथ ही हमारे किस हिस्से में संदेश दिमाग के किस हिस्से से जाएगा, वो सब निर्धारित है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे विजुअली हैंडीकैप की हम बात कर रहे हैं, अगर तो जो विजुअली जो विजन एरिया होता है, हो सकता है कि विजुअली हैंडीकैप लोगों में वो विजन वाला एरिया ठीक से डेवलप ना हो, इसीलिए वो विजुअली हैंडीकैप हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का जो स्पीच का एरिया है, वो अगर हम उस एरिया में कोई नुकसान होता है कि कोई बीमारी होती है, तो आदमी बोलना बंद करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बीमारी के बाद से या किसी एक्सीडेंट के बाद से वही आदमी अपने बोलने की, देखने की या सुनने की क्षमता को खो बैठता है। तो ये सब ब्रेन के फंक्शन है जो कि हमारे रोज के कार्यकलापों को निर्धारित करते हैं। अब जहाँ तक एपिलेप्सी की बात है, हमारे ब्रेन को आप ये समझ लीजिए कि एक सर्किट्स है, इसमें कई तरह के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो रहे हैं, और एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है जहाँ दिमाग के किसी हिस्से में एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रहा है। स्टिमुलेशन का मतलब है उसमें एक तरह से उसमें छेड़खानी हो रही है उसमें, ताकि स्टिमुलेट हो रहा है और वो उसके अंदर एक एक्टिविटी बढ़ गई है। नॉर्मली आप जिसको एपिलेप्सी कहते हैं वो मिर्गी है। मिर्गी का मतलब कि एक दौरा पड़ता है, जिसमें कि कई 2 तरह से एपिलेप्सी हो सकती है। एक तो वो जो कि जनरलाइज होती है, पूरे शरीर में होती है, और एक वो जो फोकल एपिलेप्सी होती है। फोकल एपिलेप्सी वो है जो कि किसी एक, माना कि मेरे दिमाग में, मैं आपको अगर बताऊं कि, और दिमाग में बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि हम लोग, अगर आप सोचें कि हम लोग सब उल्टी खोपड़ी के हैं, अगर आपको ये मैं आपसे कहूं कि हम में से सभी लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, अगर हमारे इस तरफ दिक्कत होती है तो दिमाग में तो हमारे इस तरफ फर्क पड़ता है, और अगर इस तरफ दिक्कत होती है तो इस तरफ फर्क पड़ता है। अगर हमारे दाएं हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त होगा
तो हमारे की वो जो क्रिस क्रॉस जो पैटर्न चलता है नर्व्स का, उसके कारण से ये जो अफेक्ट आता है, उसका जो असर आता है वो दूसरी तरफ आता है। तो अगर उस एरिया में, माना मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एरिया, इस वाला एरिया जहां पे कि स्टिमुलेशन हो रहा है, ये एरिया मेरे इस हाथ को सप्लाई करता है, तो अचानक अगर स्टिमुलेशन होने लगे तो मेरे इस हाथ में जर्क्स आने लगेंगे। ये हो गई फोकल एपिलेप्सी। या मेरा वो एरिया अगर मेरे पैर का हिस्सा है तो मेरे पैर में मूवमेंट्स आने लगेंगे। आमतौर पर जो मूवमेंट्स आते हैं वो एक रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं, जिसे क्लोनिक और टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। रिदमिक मूवमेंट्स मतलब ऐसा नहीं होता एपिलेप्सी इस तरह की नहीं होगी, इस तरह की एपिलेप्सी नहीं होगी। एपिलेप्सी कैसे होगी? ये रिदमिक मूवमेंट्स, रिदमिक रिदम माने जैसे आप गाना गाते हैं, जैसे कि आप डांस कर रहे तो एक रिदम होता है उसमें, और आमतौर पर ये जो फोकस आता है उसी जगह पे आता है जहां पे कि आपका स्टिमुलेशन होता है और एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। इसके अलावा फोकल एपिलेप्सी के अलावा कई बार क्या होता है, जनरलाइज एपिलेप्सी हो जाती है। पूरे शरीर में आपको, हाथ में, पैर में, आपके मुंह में भी, आपने अगर मिर्गी के दौरे को देखा होगा तो आपको लगेगा कि वह आदमी अचानक गिर पड़ता है और उसके हाथ और पैर में रिदमिक कंट्रैक्शंस होने लगते हैं, मुंह तिरछा हो जाता है और किसी तरह से वो एक तरह से बेहोशी जरूर आती है इसमें। तो बेहोशी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एपिलेप्सी में आती है। थोड़ी देर बाद अपने आप ही 5 मिनट 10 मिनट तक ये दौरा चलता है और लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप क्योंकि अनकॉन्शियस है, क्योंकि मरीज अनकॉन्शियस है, हो सकता है कि वह ऐसी जगह में गिरे जहाँ पे कि उसको चोट लग सके और अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए एपिलेप्सी के मरीज को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। तो इतनी सारी जानकारी के लिए पहले तो शुक्रिया सर आपका। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं पर टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कहीं पर 4, तो जरा इसको विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, पेटिक माल जो एपिलेप्सी कहते हैं वो ट्रांजिएंट होती है। ट्रांजिएंट मतलब कि एक क्षण के लिए अचानक हम देख रहे हैं और अचानक मैं आपको देखते देखते एकदम से ब्लिंक करने, स्टेयर करने लगता हूँ, बस चुपचाप यूं देखने लगता हूँ और थोड़ी देर के बाद फिर मैं अपने होश में आ जाता हूँ। तो ये एक पेटिक माल। पेटिक माल का मतलब एपिलेप्सी, दिमाग का कोई जो संतुलन बिगड़ रहा है, दिमाग का स्टिमुलेशन हो रहा है, वो एक फ्यू सेकेंड्स के लिए होता है। आदमी फिर से, आपने कई बार देखा होगा कि कोई आदमी आपसे बात करते करते अचानक खो जाता है और लॉस्ट दिखाई पड़ता है, थोड़ी देर में वो रिगेन करता है और फिर से वो अपने होश में आ जाता है। तो पेटिक माल एपिलेप्सी जिसकी आप बात कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताया मैंने फोकल एपिलेप्सी, जिसमें एक तरह का होता है, और तीसरी एपिलेप्सी वो है जो जनरलाइज एपिलेप्सी है, जिसको, लेकिन इन सबको, जितने भी तरह के एपिलेप्सी होते हैं, इन सबको एक कॉमन टर्म दिया गया है, सीजर डिसऑर्डर। जो फिट्स पड़ते हैं उनको हम सीजर कहते हैं और सीजर डिसऑर्डर इसको नाम दिया गया है। जो आप चौथी एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं वो वाकई में एपिलेप्सी नहीं है, वो हिस्टीरिया के फिट्स हैं। तो कभी क्या होता है कि इसका एपिलेप्सी से दिमाग से कोई संबंध नहीं होता। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो हमारा दिमाग और एक हमारा मन, ब्रेन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, और माइंड हमारी थिंकिंग प्रोसेस है। अब माना कि आपको लगा कि किसी ने आपको डांट दिया स्कूल में, या आपके माँ बाप ने आपको डांट दिया, या घर में ही आपके बीच में कोई आर्गुमेंट हो गया, परिवार में ही माँ के बीच में या भाई के बीच में कुछ हो गया, तो अचानक आपको एक तरह के फिट्स पड़ने लगते हैं और वो सब कॉन्शियस लेवल पर होता है, वो माइंड से संबंधित होते हैं। उसका किसी तरह से ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी को भी हो सकते हैं। और खासकर हिस्टीरिया के जो फिट्स होते हैं वो यंग फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। हिस्टीरिया मतलब हिस्ट्रॉस, हिस्ट्रॉस का मतलब होता है यूट्रस, तो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं और यंग फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको हिस्टीरिया कहा जाता है। तो 4 तरह के ये है, और मेनली देखिए बहुत सारे कारण हैं इसके। जेनेटिक कारण है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है कि कई परिवार में चलता है कि आपको एपिलेप्सी है, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी एपिलेप्सी होने लगती है और इस तरह के फिट्स पड़ने लगते हैं। एक कॉमन सी चीज जो आपने देखा होगा, छोटे बच्चों में अगर बहुत तेज बुखार आ जाता है तो उसके बाद भी उसको फिट्स आने लगते हैं, उनको कहते हैं कन्वल्जन्स, फेब्राइल कन्वल्जन्स। वो एपिलेप्सी नहीं है। दूसरी तरह से ये कि अगर अचानक सिर में चोट लग जाए, हेड इंजरी हो जाए, तो उसके बाद भी कन्वल्जन्स आने लगते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में भी किसी को जो टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी होता है उस समय एपिलेप्टिक फिट्स की तरह से मूवमेंट्स आने लगते हैं। तो कन्वल्जन अलग चीज है और एपिलेप्सी अलग चीज है। तो कन्वर्जन किसी कारण से हो सकता है, चाहे वो ऑर्गेनिक कॉज हो, चाहे वो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हो,
चाहे वो हाई फीवर के कारण हो या ब्रेन ट्यूमर। कभी बार क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस इस बात पे होता है कि वहाँ पे एपिलेप्सी उसको पड़ता है। शुक्रिया सर। तो ये जो एपिलेप्सी और कन्वर्जन में आपने डिफरेंस किया है, तो थोड़ा सा मतलब एक इन जनरल पर्सपेक्टिव जो सभी को समझ आ सके, मतलब किस आधार पर ये हम तय करते हैं कि ये एपिलेप्सी होगा, ये कन्वर्जन होगा? बिकॉज एपिलेप्सी तो हम न्यूरोलॉजिकल जो मूवमेंट होती है और सडनली हो जाती है, जिस पर अनकंट्रोल्ड होता है जो, तो कन्वर्जन को आप कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एपिलेप्सी एक ब्रेन की कंडीशन है, और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को नींद में भी एपिलेप्टिक फिट पड़ने लगता है। तो अगर किसी को नींद में एपिलेप्टिक फिट पड़ रहा है तो निश्चित तौर से ये एपिलेप्सी है। अगर जगह हुए पड़ रहा है तब आप सोच सकते हैं किसी और कारण से हो सकता है, हिस्टीरिया हो सकता है या किसी और कारण से। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कैसे हम कहें ब्रेन में, तो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, ईईजी। अगर आपके अंदर ईईजी चेंज आ रहे हैं इसका मतलब निश्चित रूप से ये एपिलेप्सी है, और ईईजी नहीं आ रहे तो हो सकता है कुछ और कारण इसका हो। तो ईईजी, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, जो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो डायग्नोस करता है, वो बताता है कि ये ट्रू एपिलेप्सी है या नहीं। कई बार क्या होता है, एक आध बार फिट पड़ गया किसी को अचानक किसी कारण से, तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं कहेंगे। 2 फिट्स के बीच में कम से कम 24 घंटे का फर्क होना चाहिए, और दोबारा फिट उसको अगर पड़ता है तब हम सोचते हैं कि एपिलेप्सी है, तब हम उसको इन्वेस्टिगेशन उसके कराते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे मैं आपको बताया, ईईजी पहला इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा, अगर ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या कोई ब्रेन की कंडीशन है, सीटी स्कैन ब्रेन दूसरा हो सकता है। तीसरा, अगर हम प्रेगनेंसी संबंधित मान रहे हैं तो उसका डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। या अगर हम ये सोचते हैं कि बच्चा है बुखार के कारण आ रहा है तो बुखार के कारणों का आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो आराम से बिना किसी ज़्यादा परेशानी के आप इस बात को डायग्नोसिस कर सकते हैं कि एपिलेप्सी है, ट्रू एपिलेप्सी है, फॉल्स फिट्स है, या किसी और कारण के कारण कन्वर्जेंस हो रहे हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, एक टर्म आती है स्पैज्म, ये क्या है? SPASM, स्पैज्म जिसे बोलते हैं। हाँ, स्पाज, देखिए स्पाज में तो कोई हमारी मसल्स हैं ये। देखिए, एपिलेप्सी जो कंडीशन है वो नर्व की कंडीशन है, वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। स्पाज में जो कंडीशन है वो मसल की है। कई बार आपको लगता है, सामान्य तौर पर लोग कहते हैं मेरी गर्दन अकड़ गई, कहते हैं कई बार आपको गलत तरीके से आप सोए हुए हैं, अचानक आपकी गर्दन अकड़ जाती है। मेरे पास लोग आते हैं, सब कमर में हमारे चणका आ गया। चणका बड़ा कॉमन सा वर्ड यूज करते हैं, वो स्पाज में अचानक मसल के अंदर एक पेनफुल कंट्रैक्शन और लंबे समय के लिए अगर हो जाता है तो उसको लोग स्पाज में कहते हैं। लेकिन एपिलेप्सी नर्व की कंडीशन है और स्पाज मसल की कंडीशन है, दोनों में फर्क है इस चीज को। अच्छा सर, हो सकता है कि, तो मेरा ये कहना है कि जैसे पैरालाइज अटैक होता है वो भी एक काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट डालता है, और एक एपिलेप्सी आपने बता ही दिया। तो जब पैरालाइज होता है उसमें भी मूवमेंट उसकी चली जाती है, हो सकता है कि परमानेंट के लिए चली जाए, अगर तुरंत इलाज मिल गया तो वो हो जाती है, ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है, लेकिन उतना नहीं हो पाता। दोनों ही न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, तो हम कैसे इसको वो करते हैं, जस्टिफाई करते हैं दोनों के केस में? देखिए, पैरालिसिस जो चीज है वो 2 कारण से हो सकती है। एक तो ये कि हमारे खून में, जो हमारी दिमाग की खून की तंत्रिकाएं हैं, खून की नसें हैं, उनके अंदर एक क्लॉट, थक्का बन जाता है, और उस जगह को खून की सप्लाई रुक जाती है। दिमाग का वो हिस्सा, जब खून नहीं जाएगा वहाँ पे तो दिमाग का हिस्सा वो काम करना बंद कर देता है और इन्फार्क्ट हो जाता है। जहाँ जहाँ पर वो इन्फार्क्ट बनेगा उसी हिसाब से वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। आमतौर पर लोगों के राइट साइड में इन्फार्क्ट बनता है तो लेफ्ट साइड में हेमिप्लीजिया हो जाता है, आधी तरफ। चेहरा भी उनका थोड़ा सा डिबेट हो जाता है, साथ साथ हाथ उनके काम नहीं करते, और अगर दूसरी तरफ हो रहा है तो अपोजिट साइड में उसको पैरालिसिस हो जाती है। लेकिन दूसरा कारण पैरालिसिस का अगर ये है कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर के कारण है, डायबिटीज के कारण है, उसमें खून बहने लगता है, हेमरेज, और उसके कारण हेमरेज के कारण भी इन्फार्क्ट हो जाता है, साथ ही साथ उसके कारण प्रेशर इफेक्ट आते हैं, और उसके कारण भी आपको हेमिप्लीजिया या जैसे अधरंग फालिज जिसको आप कहते हैं वो हो जाता है। तो दोनों बिल्कुल अलग कंडीशन है। जो
फालिज है, हेमीप्लीजिया है, वो खून का दौरा रुकने के कारण होता है या खून बहने के कारण होता है। और दूसरा कारण जो हम एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा खून नहीं बहता, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है जो कि जिसके कारण से आपको बहुत कम समय के लिए फालिज पड़ गई। 6 महीने तक फालिज ठीक नहीं होती आपकी, 5 महीने तक आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ता है। लेकिन एपिलेप्सी का जो फिट है, जब आप किसी एपिलेप्सी वाले से पूछेंगे कि तुम्हें क्या हुआ था, तो शायद ही वो आपको बताएगा कि मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ था, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मुझे क्या हुआ। तो एपिलेप्सी बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए होती है। और फालिज जिसको आप पहले की बात कर रहे हैं, हेमीप्लीजिया, एक लंबा प्रोसेस है जिसमें कि दिमाग में परमानेंट डैमेज होता है। इसमें डैमेज नहीं होता, दिमाग ठीक काम करता रहता है, लेकिन एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आने लगते हैं। तो सर मैं अब ये जानना चाहूँगा, इसके कॉजेस पर आपने थोड़ा सा एक कंजेनिटल इफेक्ट के बारे में बोला था। जेनेटिक, यस यस, अनुवांशिक होता है। तो क्या अनुवांशिक के अलावा भी कोई और कारण होते हैं इसमें? नहीं, मैंने आपको बताया था कि अनुवांशिक कारण बुखार के कारण हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर के कारण हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है, किसी भी स्थिति में इस तरह के कन्वर्जेंस हो सकते हैं जो कि टोनिक और क्लोनिक कन्वर्जेंस होते हैं। तो ये ऐसी चीज है जो कि कोई जरूरी नहीं कि मैं आपसे कह रहा था कि ट्रू एपिलेप्सी और एपिलेप्सी जैसी और अवस्थाएं, तो इनमें फर्क है इन चीजों में। अच्छा सर, तो अब हम ये जानना चाहेंगे, तो डायग्नोस ट्रीटमेंट जो होता है इनका, वो उसके बारे में कुछ ज़रा बताएं कि एपिलेप्सी में जो उनको तुरंत जो प्राइमरी नीड चाहिए, हेल्प चाहिए। देखिए, डायग्नोसिस की जहाँ तक बात है, वो ये है कि पहला तो हिस्ट्री देगा आदमी अचानक उसको। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि एपिलेप्सी के पहले जिसे फिट पड़ने लगता है, उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे फिट पड़ने वाला है। उसको कहते हैं ऑरा ऑफ एपिलेप्सी। किसी को गुलाब के फूल की सुगंध नजर आने लगती है, किसी को दिखता है कि कुछ काला सा आ गया, कुछ कलर दिखने लगे, इनको ऑरा कहते हैं। ये ऑरा वो है जो कि फिट पड़ने से ठीक पहले सेंसेशन आते हैं, तो वो सेंसेशन बताता है कि आदमी को फिट पड़ने वाला है। तो ये कॉमन सी चीज़ है। जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है, हिस्ट्री आपने ले ली, आपने फैमिली हिस्ट्री ले ली, साथ में आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं, ईजी जिसमें कि एबनॉर्मल चेंजेस आएंगे, इसके अलावा सीटी स्कैन जिसमें कोई दिक्कत आ सकती है, और इसके अलावा और अगर कोई आप एसोसिएटेड कंडीशन समझते हैं तो उसका भी आपको इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि आप उत्तरकाशी में काम कर चुके हैं एक जिला हॉस्पिटल के अंदर, तो ऐसी जगह पर दूर दराज जहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं होती और लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, अगर कोई मरीज किसी को ज़रूरत पड़ गई और तुरंत वो अटैक आया है इस चीज़ का, तो उससे अगर प्राइमरी कोई किट लेनी है, प्राइमरी एड क्या हो सकती है उसके लिए? एपिलेप्सी में सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति को फिट हुआ है उसको आप सुरक्षित जगह पे पहुंचा दें, थोड़ा सा वहाँ से हटा दें। माना पानी के पास है, अचानक एपिलेप्टिक का फिट पड़ता है तो वो पानी में डूब जाएगा। अगर वो साइकिल चला रहा है तो एकदम से गिर पड़ेगा, कार चला रहा है तो एक्सीडेंट कर देगा। तो इस पहली चीज़ ये है कि मरीज की सुरक्षा कर दी जाए। दूसरी बात ये, जब बेहोश होता है मरीज तो उसको एस्पिरेट करना, गले जिसे हम कहते हैं कि फेफड़ों में चले गया, खाना चला गया या कोई और हमारे सिक्रेशंस चले जाते हैं, तो एस्पिरेट करने से हमें बचाना है। तो मरीज का सिर एक बाईं तरफ कर दें, साथ ही आप उसको मुंह को कोई चीज़, चम्मच लगा दें उसके मुंह में, या कोई भी चीज़ लगा दें ताकि वो अपनी जीभ को न काटे। टंग बाइट बहुत कॉमन सी चीज़ है, जीभ काट लेते हैं लोग, अपने आप को इंजरीज कर लेते हैं। पहली इंजरी तो होगी जो कि गिरने से होगी, दूसरी इंजरी होगी जो कि फॉल्स के बाद उसको कोई दूसरे को, अपने आसपास के आदमी को वो कर देगा, इंजरी कर देगा, अगर गाड़ी चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, कार चला रहा है। इसके अलावा अगर वो पानी के पास है तो ड्राउनिंग हो जाएगी, आग के पास है तो वो जल जाएगा। तो इस चीज़ का इनको ध्यान खुद ही रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा या कोई इंसान जिसको कि एपिलेप्सी है तो वो स्विमिंग ना करे, क्योंकि अगर पता चला स्विमिंग करते हुए उसको एपिलेप्सी हो गई, फिट पड़ गया, तो ये साइकिलिंग ना करे, ये गाड़ी ना चलाए, या कोई ऐसे काम ना करे जो आग के पास रहते हो। तो रिस्की काम नहीं करने चाहिए,
क्योंकि लाइफ बड़ी लिमिटेड हो जाती है उन लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा खतरा है नहीं। शायद ही एपिलेप्सी से कोई मृत्यु होती हो, मृत्यु नहीं होती। एक ही कंडीशन है जिससे मृत्यु हो सकती है, वो ये है कि जब लगातार फिट्स पड़ते चले जाए और कभी रुके ही ना, उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो इसके अलावा शायद ही एपिलेप्सी में परेशानी जरूर है और लेकिन मृत्यु इसमें बहुत बहुत ही कम संभावनाएं होती है कि मृत्यु हो जाए। लेकिन एपिलेप्सी के साथ सबसे बड़ी जो चीज़ आपने शायद नहीं बता पाए या नहीं सोच पाए वो है स्टिग्मा। अगर किसी बच्चे को या किसी आपके साथी को एपिलेप्टिक फिट पड़ता है तो आप उसको एकदम से देखने लगते हैं, अरे इसको तो फिट पड़ते हैं या ये तो एबनॉर्मल है, ये तो उस बच्चे के अंदर भी साइकोलॉजिकल समस्याएं आ सकती हैं। कई बार लड़कियों की शादी में अगर बात फैला देते हैं लोग कि वहाँ तो लड़की को तो फिट पड़ता है तो वो शादी नहीं होगी, या लड़के के लिए कह दें कि लड़का तो बीमार है उसको तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो ये चीज़ें स्टिग्मा है इस चीज़ के साथ, जबकि इतनी गंभीर बात नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ इसमें ज़रूरी है, सावधानी, उपचार और नियमित उपचार। अगर आप दवाई खाते हैं तो आप, जिससे हम डॉक्टर्स जो दवाई देते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं अगर 2 महीने तक फिट नहीं पड़ा तो दवाई बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप से दवाई बंद नहीं करनी होती, दवाई तब बंद करनी होती है जबकि आपके चिकित्सक आपका दोबारा ईईजी कराएंगे और ये देखेंगे कि आपके ब्रेन में अब कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं है, तो तब आप दवाई चिकित्सक की सलाह के बाद रोक सकते हैं। लेकिन अपने आप से अपने चिकित्सक बन के अपने आप दवाई रोक के अगर आप ये काम करते हैं तो अपने आप को खतरे में डालते हैं। अच्छा सर, जिनको एपिलेप्सी होती है या सीजर आता है उनके लिए कोई ऐसे दवाई तो वो ले ही रहे हैं, क्या खान पान में भी कोई उनके लिए प्रोहिबिशन है? नहीं, खान पान का कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो दिमाग की बीमारी है और उसमें खाने का कोई ऐसा है नहीं। भले ही आप हो सकता है कि आप किसी चीज़ को कभी आप कहे कि मैंने ये चीज़ खाई थी उसके बाद से मुझे दौरा पड़ गया, उस चीज़ से कोरिलेट कर लें, लेकिन ऐसा कोई खान पान से कोई खास संबंध है नहीं इसका। और सर, जो लोग ड्रग्स लेते हैं या ड्रिंक लेते हैं तो उसके अल्कोहलेंट जो लोग होते हैं उनके लिए इसमें क्या है? इनको नहीं, मतलब इससे भी क्या होता है? अल्कोहल के कारण एपिलेप्सी नहीं हो सकती, पर क्योंकि हम जो दवाइयाँ देते हैं वो भी दिमाग के असर करती हैं, वो भी थोड़ा सा सुस्ती पैदा करेंगे आदमी के अंदर। और कोई आदमी अगर दवाई ले रहा है और उसके ऊपर से अल्कोहल पीता है तो उसे एकदम से बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाएगी और ड्राउजीनेस हो जाएगी। वैसे भी एपिलेप्सी की दवाएं जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत सुस्ती रहती है, ड्राउजीनेस, धीरे 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 आप एडजस्ट हो जाते हैं और आपको वो जो सिम्टम्स आने होते हैं ड्राउजीनेस के वो नहीं आते और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सच ये है कि एपिलेप्सी कोई स्टिग्मा नहीं है और आप इसके साथ एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अच्छा सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कॉजेज होते हैं वो आनुवांशिक के साथ, जैसे टॉक्सिन्स हो गए, टॉक्सिन्स का जिक्र आया था, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। हाँ, वो मैं बताया ना, वो जो ऐसे क्योंकि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल ऐसे टॉक्सिन है जो कि नर्व में असर करते हैं तो उसके कारण इस तरह के फिट्स पड़ सकते हैं, ऐसे संभावना है। लेकिन ऐसा कोई खास पर्टिकुलर है नहीं कि उसके कारण ये हुआ और इसके कारण टॉक्सिन हुआ और इसके कारण से आपको एपिलेप्टिक फिट पड़ गया। अच्छा, वो किसी भी बीमारी का वो स्टिग्मा अपने आप में हो सकता है और समाज में बहुत सारी ज्ञान कम होता है और भ्रांतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आज हम आपके बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो शायद इसीलिए बात कर रहे हैं कि हम भ्रांतियों का और शंकाओं का निराकरण कर सकें और लोगों को बताएं कि वाकई में बीमारी को बीमारी के तौर पर न लें। अब कई बार जैसे आपने देखा होगा, यहाँ तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में जो गांव के इलाके में पहाड़ों में बहुत ही पिछड़े हुए लोगों में एपिलेप्सी को ये मानेंगे कि इसके ऊपर भूत का असर आ गया, इसके ऊपर देवता का असर आ गया या इसके अंदर किसी और छाया आ गई। तो जो भी मानसिक रोग को लोग सुपर नेचुरल पावर के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा है नहीं, और बीमारी तो बीमारी है, इसको आप किसी तरह से स्टिग्मा में मत लीजिए। और जैसे ही आप कह रहे हैं कि इसमें अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो वाकई में जो आज आप कह रहे हैं 14 फरवरी को आप एपिलेप्सी डे मना रहे हैं या किसी और दिन आप किसी और बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम उन लोगों को जिनके मन में भ्रांतियाँ हैं
उनकी भ्रांतियों का निराकरण कर सकें। ये जानना चाहूँगा आपसे, जैसे एपिलेप्सी है और एक आंकड़ा कहता है कि 3.4 मिलियन पीपल इससे ग्रसित हैं लोग विश्व में, तो मैं ये जानना चाहूँगा ऐसी कोई हेल्पलाइन आपके यहाँ जिससे लोग तुरंत मदद के लिए आपको कॉल कर सकें, आपके इधर उधर जो एड्स मिलती है गवर्नमेंट की? देखिए, उत्तराखंड में तो चाहे किसी भी तरह की इमरजेंसी हो उसके लिए 108 104 हेल्पलाइन है, लेकिन सच ये है कि एपिलेप्सी में जब तक आप हेल्पलाइन की बात करोगे 5 मिनट में तो दौरा ठीक हो जाना है। तो हेल्पलाइन तो वो है जो आपके पास अगला आदमी है, जो आपको चोट से बचाएगा, जो आपको उस समय मदद करेगा। अब लोग क्या करते हैं, बड़े फनी सी बात है कि लोग जूता निकाल के जूता सुंघाना शुरू कर देते हैं। ये भी सुना आपने कि नहीं सुना? जी जी है। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि जूता सुंघाने से क्या होता है। होता कुछ नहीं है। नहीं सर, मैं होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है उससे जूता सुंघाने से। टाइम पीरियड खत्म हो जाता है उतने में। बस वो यू बाय द टाइम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उसको इंजरी से बचाएं, और क्योंकि फिट तो शुरू हो गया तो 2-4 मिनट तो चलेगा ही, लेकिन उस 4 मिनट को कैसे सेफ रखेंगे और कैसे दूसरों को बचाएंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इतना कीमती समय दिया, तो मैं चाहूँगा कि इस कीमती समय पर आप हमारे श्रोताओं को कोई लास्ट अपना मैसेज दे सकें। देखिए, संदेश तो यही है जो मैंने पहले भी बताया था कि एपिलेप्सी एक स्टिग्मा सारी सामान्य बीमारियों की तरह से एक बीमारी है। न तो ये कोई भूत प्रेत, न कोई अभिशाप, न कोई मानसिक रोग, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, न ये कोई पागलपन है, तो न तो इसमें स्टिग्मा होना चाहिए। हाँ, इसके साथ 2 चीजें जुड़ी हुई है। एक तो ये कि सावधानी, और दूसरा नियमित उपचार। और उपचार तब तक न छोड़े जब तक कि आपका चिकित्सक न कहे, और निरंतर चिकित्सक के, फिजिशियन के संपर्क में रहें और उपचार करते रहें। आसपास भी अगर किसी को है, अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको एक बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी के बड़े एक्सपर्ट से बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों को भी समझाइए कि एपिलेप्सी कोई ऐसी बात नहीं, मुझे भी हुई थी और मैंने इसका उपचार किया और मैंने ठीक हो गया। ज़्यादातर होता यह है कि अगर 2 साल तक कोई फिट ना पड़े और ईजी नॉर्मल हो तो दवाई बंद की जा सकती है। कोई लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दवाई भी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी आती है कि आजकल एपिलेप्सी के नाम पे बहुत से भ्रामक उपचार करने वाले और नीम हकीम आते हैं, उनसे भी बचना बहुत जरूरी है। आप एक क्वालिफाइड आदमी के पास ही जाएं और अपना उपचार कराएं। सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप अंधविश्वास न करें और एक क्वालिफाइड आदमी के पास जाएं और अपना उपचार करें। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी तरह की कोई बीमारी किसी की तरह आपको परेशान नहीं करेगी। शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना अनुभव हमसे साझा किया और एक बहुत कीमती समय हमें दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। और श्रोताओं, आप लोग सुनते रहिए 91.2 NRVH हेलो दून। अच्छा लगे कंटेंट तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।